नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम पंकज और आप सभी का स्वागत करता हूं माइक्रो स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, हिस्ट्री ऑफ झारखंड के क्लास का यह 18वां क्लास है, जिसमें हम लोग मेडिवल पीरियड का फर्स्ट पार्ट देखा था। ये मेडिवल पीरियड का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोग 11वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक का इतिहास को पढ़ेंगे, परखेंगे और झारखंड में उसका जो भी पॉइंट बनेगा झारखंड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे पॉइंट को हम लोग एलोब्रेट करेंगे। ओके, तो यह जो क्लास है दोस्तों, वो बेसिकली झारखंड गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि जेपीएससी लेते हैं एग्ज़ाम या फिर जेएसएससी लेते हैं, इन दोनों में से जो भी लेते हैं एग्ज़ाम को, उनके जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो झारखंड से रिलेटेड होते हैं, झारखंड जीके से होते हैं, वो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है। और आने वाले एग्ज़ाम जो एसआई है दोस्तों, एसआई का एग्ज़ाम देखिए 1-2 दिन में तैयारी नहीं होती है, लगातार तैयारी करना पड़ता है आपको। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि जेएसएससी तो एग्ज़ाम ले नहीं रही है, तारीख पे तारीख निकाल रही है। बात सही है, जेपीएससी का भी कुछ अता पता नहीं है, तो हम क्यों पढ़ें इसका। ठीक है, आप मत पढ़िए, लेकिन आप धीरे धीरे इन चीज़ों को सुनते रहिए, देखते रहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब भी इसका एग्ज़ाम, जैसे नोटिफिकेशन तो आया हुआ है कि एसआई का एग्ज़ाम, यानी कैलेंडर आया हुआ है, नोटिफिकेशन नहीं, कैलेंडर आया हुआ कि इस टाइम एग्ज़ाम लेंगे। लेकिन चलिए, उस टाइम नहीं होता है, लेकिन उसके 2-3 महीना बाद होगा, 6 महीना बाद होगा, लेकिन होगा तो ज़रूर एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम जब होगा तब तक आपकी तैयारी पुख्ता हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके लिए आप प्रिपेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास मैं स्टार्ट करता हूँ। और इसमें देखिए, इस स्लाइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है। इस स्लाइड में मैंने भारत का मानचित्र लिया है और इसमें हमने दिखाया है कि भारत जो है 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक किस तरीके से यहाँ पर साम्राज्य का विस्तार था। तो आपको पता चलेगा, ये ग्रीन कलर का जो एरिया है, पूरा पूरा इधर से जो इन्वेड करते हुए लोग आए थे, है ना, उन्होंने इधर अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे ये पूरा जो है बंगाल तक पहुंच गए थे। साउथ इंडिया में ये लोग नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि इधर जो है लड़ना और जीतना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। ठीक है, बट ये सारे एरिया जो है प्लेन था, प्लेन एरियाज़ में लड़ाई करना और उसके लिए प्लानिंग करना आसान होता है, तो आराम से ये जीत जा रहे थे। ओके, तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत आप सभी को पता है दोस्तों, मामलुक डायनेस्टी ने शुरू किया था, जिसको हम लोग गुलाम वंश भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर नाम मैंने लिख रखा है, गुलाम वंश हिंदी में कहते हैं, मामलुक भी कहते हैं और स्लेव डायनेस्टी इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, ये तीनों ही नाम इसी से रिलेटेड है। और ये कब कहाँ से शुरू हुआ था, 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। तो हम लोग ये सभी लोग जानते हैं कि एक आदमी था जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी व्यक्ति ने क्या किया था, दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना किया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे, ये भी आपको जानना है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, आपको पता है कि मोहम्मद गौरी जो थे, मोहम्मद गौरी जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, है ना, मोहम्मद गौरी जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, उन्हीं का सेनापति थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्हीं का गुलाम हुआ करते थे। ठीक है, तो जब मोहम्मद गौरी ने इस इंडिया में, जब वो इंडिया से चले गए और इनका जीता हुआ क्षेत्रों को जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दे गए, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना एक साम्राज्य विस्तार किया और अपना वंश को बढ़ाया, इसीलिए इसका नाम है गुलाम वंश या फिर मामलुक वंश। ओके, तो इस वंश में कौन कौन राजा हुए, ये हम दिमाग में रखेंगे, तभी जाके झारखंड की हिस्ट्री को भी समझ पाएंगे। तो पहला राजा तो हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा हो गया आराम शाह, तीसरा हो गया इल्तुतमिश, ये फेमस बंदा है, आपको याद है। ठीक है, ये रजिया सुल्तान जो है उसके पिता हैं। उसके बाद रुकुद्दीन फिरोज, फिर बनेगी रजिया सुल्ताना। ठीक है, रजिया सुल्ताना भारत की पहली महिला सुल्तान है ना, रजिया सुल्ताना।
फिर आएंगे मोइनुद्दीन बहराम शाह, फिर आएंगे अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर आएंगे एक सबसे शक्तिशाली इसमें बलबन, और फिर अंतिम में जो शासक बनते हैं वो समउद्दीन कैमूर्स बनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बेसिकली इस टाइम जो है गुलाम वंश भारत में पनपा ही था और अपना वर्चस्व को फैला रहे थे। तो ऐसे समय में झारखंड जो कि पूरा पूरा जंगल वाला इलाका था, तो इस इलाके में गुलाम वंश नहीं घुसे थे और झारखंड में इसका प्रभाव ना के बराबर था या फिर नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ठीक है, और और एक बात थी कि नागवंशियों का यहाँ पर जो राजा हुआ करते थे उसका नाम था हरिकर्ण, और हरिकर्ण जो एक प्रतापी राजा हुआ करता था। ठीक है, नागवंशियों का एक प्रतापी राजा हुआ करता था। क्लियर बातें यहाँ पर समझ में आ गई। तो गुलाम वंश का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि झारखंड झारखंड में क्या प्रभाव था, तो इसका प्रभाव ना के बराबर था, बिल्कुल नहीं था, क्योंकि यहाँ पर हरिकर्ण प्रतापी राजा था नागवंशियों में। और दूसरी बात, ये अभी अपना वर्चस्व गुलाम वंश के शासक फैला ही रहे थे और जंगली इलाके में ये नहीं घुसे थे। ओके, आप लोग अपना दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रखिएगा दोस्तों, आराम से इसको पढ़ते जाइए, सुनते जाइए। जब एग्ज़ाम आएगा तब तक आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ सिर्फ क्या करना है, एक दिन में आधा घंटा के आसपास इन वीडियो को देख लेना है। तो अब यहाँ पर हम लोग और एक चीज़ पढ़ेंगे कि गुलाम वंश का जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनका एक सेनापति हुआ करता था जिनका नाम था बख्तियार खिलजी। ठीक है, ये खिलजी वंश के नहीं हैं, याद रखिएगा, ये बख्तियार खिलजी हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, झारखंड होकर बंगाल के सेन वंश को पराजित किया था, है ना। उसका उस राजा का नाम जो था लक्ष्मण सेन। ठीक है, लक्ष्मण सेन, ये बंगाल के शासक थे उस टाइम। ठीक है, तो इसको पराजित किए थे कौन, बख्तियार खिलजी, राइट। लेकिन उसको कहाँ से होकर गुजरना पड़ा, उनको झारखंड से ही होकर गुजरना पड़ेगा, तभी जाके वो बंगाल में जाके उससे लड़ाई लड़ा। और ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में था, बंगाल का नदिया डिस्ट्रिक्ट में था। ठीक है, तो नदिया डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए उसको झारखंड से होकर जाना पड़ता था। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ देखते हैं कि इसके समय में जब हमारा गुलाम वंश चल रहा है, तब यहाँ पर कौन कौन से राजा थे नागवंशियों के। चूँकि गुलाम वंश भी बहुत लंबा पीरियड तक चलता है, तो बहुत सारे राजा यहाँ पर भी हुए हैं नागवंशियों में, जैसे श्रीपति राय, जोगिंदर राय, नृपेंद्र राय, गंधर्व राय, भीमकर्ण, जयकर्ण और जसकर्ण। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो है भीमकर्ण। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि नागवंशियों में यह पहला राजा था जिसके नाम में कर्ण लगा था। क्या लगा था, जिसके नाम पे कर्ण लगा था। और ये भी आपको बता दूं कि ये कर्ण जो लगाया गया था राय की जगह में, वो इसके पिता गंधर्व राय ने लगाया था। क्यों लगाया था, क्योंकि एक राजा थे छत्तीसगढ़ में, उनका जो नाम था उसमें कर्ण था और काफ़ी वो प्रतापी राजा थे उस समय के, इसीलिए इसने उससे इसके पिता ने उससे प्रेरित होकर अपना बेटा का नाम भीमकर्ण रखा था। ठीक है, और बाद बाकी तो नागवंशियों के बारे में मैंने कंप्लीट क्लास दे रखा है, आप वहाँ पर देख के ये सारे राजाओं के बारे में पढ़ सकते हैं। दूसरा, इसी टाइम पीरियड में क्या हुआ था, इसी टाइम पीरियड में ये जो सिंहभूम वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो सिंह वंश की पहली शाखा थी जिसकी स्थापना काशीनाथ सिंह ने किया था, है ना, तो वो सिंह वंश जो है धीरे धीरे पतन की ओर चला गया था। लेकिन दोबारा यह रिवाइव करके आया, दोबारा उठ खड़ा हुआ, और इस दूसरी शाखा का जो स्थापना था वो 1205 ईस्वी में इस सिंहभूम वाले इलाके में हुआ था। और वो राजा थे दर्प नारायण सिंह, यानी कि दर्प नारायण सिंह ने क्या किया था, दूसरी सिंह वंश की शाखा की स्थापना करी थी। और इसमें कौन कौन से राजा हुए थे दोस्तों, तो इसमें युधिष्ठिर हुए, काशीराम सिंह हुए, अच्युत सिंह हुए, त्रिलोचन सिंह हुए
और अर्जुन सिंह प्रथम हुए। ये अर्जुन सिंह प्रथम जो सिंह वंश के राजा थे, इसके बाद फिर बहुत सारे राजा हुए, लेकिन यहाँ से जो सरायकला खरसावां का राज्य का स्थापना होता है, ये अर्जुन सिंह के बाद ही होता है दोस्तों, उसी के समय से होता है। तो ये सारी बातें भी मैं पढ़ा रखा हूँ, आप मेरा पिछला वीडियो इसको जरूर से जरूर देखें ताकि आपको पूरा सीरीज समझ में आ जाए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए गुलाम वंश की जो टाइम पीरियड था वो 1206 से कितना तक था, 1206 से 1290 ना, 1290 तक। उसके बाद जो वंश आते हैं दोस्तों वो है खिलजी वंश। और खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड होता है वो कब से कब होता है दोस्तों, 1290 से 1320 ईस्वी तक होता है। क्लियर है। अब इससे रिलेटेड जो झारखंड में काम होगा, ये सारे पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, ये पूरा भारत का मानचित्र है। इस पूरे भारत के मानचित्र में ये दिखाया गया है कि खिलजी वंश जब राज कर रहे थे तो इसका राज्य विस्तार कितना था। सिर्फ दक्षिण भारत को छोड़ दें तो पूरा नॉर्थ इंडिया में इसका अधिकार था। ठीक है। और इसी में एक राजा हुआ करते थे अलाउद्दीन खिलजी, इनके बारे में तो आप सभी ने देखा है, मूवी बेशक देखे होंगे आप लोगों ने, है ना। तो अब यहाँ पर खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी जो थे, है ना, वो 1310 एडी में क्या करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड भी बहुत लंबा था, है ना। अपने सेनापति, एक सेनापति था उनका जिनका नाम था छज्जू मलिक। इस छज्जू मलिक को वो झारखंड वाले क्षेत्र में भेजते हैं और वहाँ पर उस टाइम जो राजा थे नागवंशियों का वो थे फेनुकर्ण, कहीं कहीं पर इनको बेनुकर्ण के नाम से भी जाना गया है। तो उनको खिलजी वंश का जो है क्या बनना पड़ा, कर्जदार बनना पड़ा है कि कर्जदार मतलब कर्ज देना पड़ा उनको। ठीक है। तो ये फेनुकर्ण या बेनुकर्ण जो थे वो छज्जू मलिक से एक क्या करता है, क्या बोलते हैं उसको, एक समझौता करता है। उस समझौते के तहत नागवंशी राजा को कर देना पड़ता है अलाउद्दीन खिलजी को, राइट। फिर अलाउद्दीन खिलजी का और एक सेनापति होता है मलिक काफूर। ये आप बहुत फेमस नाम है, इंडियन हिस्ट्री में पता है कि जो दक्षिण भारत का अभियान था खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी का, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे मलिक काफूर ने। तो मलिक काफूर जब दक्षिण भारत की ओर जा रहे थे तो वो झारखंड के क्षेत्र से ही होकर गए थे। ठीक है, इधर से आके ये इस तरीके से गए थे। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी जो है उनसे 2 पॉइंट याद रखना है कि इनका 2 सेनापति था, एक था छज्जू मलिक और दूसरा था मलिक काफूर। तो छज्जू मलिक जो थे उन्होंने फेनुकर्ण नागवंशी शासक जो थे उनको कर्ज देने के लिए मजबूर कर दिया था। और मलिक काफूर का ऐसा यहाँ पर कुछ काम नहीं था, बस जब दक्षिण का अभियान में जा रहे थे तो वो झारखंड से होकर गुजरे। इतना ही पॉइंट आपको खिलजी वंश से रिलेटेड याद रखना है जो कि झारखंड में हुआ था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग तुगलक वंश को देखेंगे। तो तुगलक वंश, जहाँ खिलजी वंश खत्म होता है वहाँ से तुगलक वंश स्टार्ट होता है। तो 1320 से लेके 1398 ईस्वी तक जो है तुगलक वंश की राज चलेगा दिल्ली सल्तनत में। तो इसमें जो जो राजा हुए थे और जिनसे रिलेट हमको यहाँ पर पढ़ना है वो थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, पहला चीज़ है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसको हम लोग कभी कभी पागल शासक भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारे राजधानियाँ चेंज किया था और बहुत सारे पॉलिसी ऐसे लाए थे जो वो देखा जाए तो धरातल पर उतार नहीं पाए, वो फेल होते चले गए। ठीक है, तो इनका जो सेनापति था, सेनापति का नाम है मलिक बयां। तो मलिक बयां ने क्या किया, हजारीबाग की चाय चंपा क्षेत्र जो है उस पे आक्रमण किया और संथालों को भगाने में सफलता पाई, वहां से संथाल लोगों को भगा दिया। तो चाय चंपा का जो किला था उस पे अधिकार भी कर लेता है ना। और
जीत कर जो है इस क्षेत्र को किसको दे दिया, फतेह खान को दे दिया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है, फतेह खान को दे दिया। ये देखिए फतेह खान। तो सेनापति मोहम्मद बिन तुगलक का कौन है, तो मलिक बयां है। और मलिक बयां कहाँ पर हमला करता है, हजारीबाग के चाय चंपा वाले क्षेत्र में करता है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से संथालों को भगा दिया और जीता हुआ क्षेत्र को, उसके किले को फतेह खान को दे दिया। ओके, नेक्स्ट क्या है, इब्राहिम अली ने बीघा के किले पर अधिकार किया। फिर है इसी के टाइम पे और एक सेनापति आएगा इब्राहिम अली, वो बीघा का जो किला है उस पर आक्रमण किया था, अधिकार किया था। और फिर है छज्जुद्दीन अजमल मुल्क, ठीक है, छज्जुद्दीन अजमल मुल्क को सतगावा कोडरमा का शासक नियुक्त किया था। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, सतगावा जो है कोडरमा में है। तो इस क्षेत्र का जो राजा घोषित हुआ है ना, उसका उसका नाम क्या है, छज्जुद्दीन अजमल मुल्क। ठीक है, ओके। यहाँ पर ज़्यादा आपको याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक का जो सेनापति है मलिक बयां, इसके बारे में याद रखिए, वो किस क्षेत्र को जीते थे। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक। ये जो फिरोज शाह तुगलक हैं, इन्होंने भी हजारीबाग के सतगावा जो क्षेत्र पड़ता है ना, वहाँ के शासकों को हरा के अधिकार किया था। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, फिरोज शाह तुगलक बंगाल के नवाब शमसुद्दीन शाह इलियास शाह है ना, सतगावा में तुगलक से पराजित हो गया। यानी कि देखिए, ये हजारीबाग वाला क्षेत्र का जो सतगावा क्षेत्र है, वो बंगाल तरफ से भी देखा जाए, वेस्ट बंगाल तरफ से, तो उसके अधिकार क्षेत्र में भी आता था, और इधर से दिल्ली सल्तनत अपना क्षेत्र को बढ़ाना चाहता था। तो यहाँ का जो बंगाल के नवाब हैं शमसुद्दीन उस टाइम, इलियास शाह, वो तुगलक वंश से पराजित हो जाते हैं। फिर फिरोज शाह तुगलक ने इसी क्षेत्र को अपने जीते भाग का राजधानी बना दिया था। ठीक है, जीते हुए भाग का राजधानी बना दिया था। जो जीता हुआ भाग है उस क्षेत्र का राजधानी सतगावा को। ठीक है, मान लीजिए ये जो इंडिया है मेरा, और इधर ऐसे करके जो क्षेत्र है यहाँ पर, इधर जीता यहाँ पर। ठीक है, तो इधर जितना क्षेत्र जीता है उसका राजधानी को सतगावा बना दिया। ठीक है, सतगावा बना देते हैं, यही कहानी है इसका। अब और एक पॉइंट है, उसको देखते हैं कि नागवंशी राजा जो हरिकर्ण है से मनमुटाव के कारण बागदेव सिंह और उसके भाई सिंहदेव सिंह, ये किसकी बात हो रही है, रामगढ़ राज्य की स्थापना की बात हो रही है। दोनों ही भाई है, आपको याद है, और ये दोनों भाई ने मिलके हरिकर्ण से विवाद होने पर, है ना, 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की स्थापना किया था। तो आपसे अगर कोई पूछ दे रामगढ़ राज्य की स्थापना जब हुई तो दिल्ली में किसका शासन चल रहा था, तो तुगलक वंश का शासन चल रहा था। ओके, अब इसी समय क्या हुआ, उड़ीसा का जो गजपति सूर्य वंश के राजा होते हैं, शासक होते हैं, है ना, और गजपति या सूर्य वंश बोलते हैं, उसके जो शासक हैं वो कपिलेंद्र गजपति है। क्या नाम है इसका, कपिलेंद्र गजपति है, ने झारखंड के क्षेत्रों को जीत लिया था। ठीक है, तो खानदेश के शासक आदिल शाह द्वितीय ने झारखंड के क्षेत्रों में आक्रमण कर झारखंडी सुल्तान का उपाधि धारण किया था। देखिए दोनों ही पॉइंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और दोनों ही क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और आगे आने वाले दिनों में भी पूछे जाएंगे। पहला पॉइंट क्या था कि उड़ीसा के गजपति या सूर्यवंश, ठीक है, गजपति या सूर्यवंश का जो राजा था उसका नाम था कपिलेंद्र गजपति। इन्होंने झारखंड के कई क्षेत्रों को जीत रखा था। दूसरा, खानदेश के शासक थे आदिल शाह द्वितीय। ठीक है, कहाँ के, खानदेश के जो शासक थे वो आदिल शाह द्वितीय थे, इसको आदिल खान द्वितीय भी कहा जाता है। तो इन्होंने अपने सैन्य अभियान कर झारखंड के क्षेत्र पर आक्रमण करके कुछ क्षेत्रों को जीता, और अपना जो नाम है वो झारखंडी सुल्तान खुद दिया, है ना, झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना गया। ओके, ये हो गया तुगलक वंश के समय की कहानी।
अब हम लोग थोड़ा चलते हैं और देखते हैं लोधी वंश में क्या हुआ था। लोधी वंश का जो स्थापना हुआ था दोस्तों 1491 ईस्वी में हुआ था, आपको पता है। ठीक है, तो इस काल में क्या हुआ अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। हम दिल्ली सल्तनत जो है लोधी समय में जो है थोड़ा सा छोटा हो गया था और इसका इलाका जो है इस तरीके से सिमट के रह गया था, जो कि मानचित्र में मैं दिखा रहा हूँ। ये जो कलर है, इस क्षेत्र में लोधी वंश का शासक था। और देखिए इसके पहले जो है गुजरात वाले और महाराष्ट्र वाले इलाके में भी दिल्ली सल्तनत खूब फल फूल रही थी, लेकिन अभी नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि झारखंड में नागवंशी शासक कौन कौन थे। तो नाम उभर के आता है प्रताप कर्ण का, छत्र कर्ण का और विराट कर्ण का। ये तीन राजा जो हैं इस टाइम पीरियड में होंगे नागवंशी में, लोधी वंश के पीरियड में। ठीक है, नागवंशी शासक होते हैं। तो लोधी वंश से रिलेटेड मैं कुछ और पॉइंट बता देता हूँ। एक पॉइंट है कि 1494 ईस्वी में, ठीक है, 1494 ईस्वी में सिकंदर लोधी के भय से, सिकंदर लोधी के भय से जौनपुर का जो शासक था, कहाँ का, जौनपुर का, है ना, जौनपुर का शासक, इसका नाम है आपका हुसैन शाह सरकी। क्या नाम है, हुसैन शाह सरकी। तो हुसैन शाह सरकी जो है झारखंड का क्षेत्र साहेबगंज है ना, साहेबगंज, यहाँ पर आके ये शरण लिया था। ठीक है, साहेबगंज में आके शरण लिया था। तो 1494 ईस्वी में सिकंदर लोधी के डर से जौनपुर के जो शासक थे हुसैन शाह सरकी, उन्होंने साहिबगंज में जाके शरण ली थी। ठीक है, ये पॉइंट। और बाद बाकी मैंने इसके पहले जो पॉइंट बताया, पहला ये चीज कि उड़ीसा के जो शासक है, उड़ीसा का जो शासक है कपिलेंद्र गजपति, और दूसरा है आदिल शाह द्वितीय। ये दोनों भी आपका लोधी शासन के समय में हुआ था और कुछ कुछ तुगलक वंश का समय में हुआ था। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16वीं सदी को, है ना। 16वीं सदी में आपको पता है यहाँ पर बाबर आ जाएंगे और दिल्ली में बाबर अपना एक सल्तनत कायम करेंगे। ठीक है, मुगल सल्तनत। और इस मुगल सल्तनत में जो है दूसरा राजा जो बनते हैं हुमायूं, आपको पता है ये अकबर के पिता हैं। और हुमायूं जो है वो मजबूत शासक नहीं होते हैं, इसीलिए इसको बहुतों से हार मिलती है। उसमें एक महान साम्राज्य जो सम्राट बोल सकते हैं बिहार का जो हुए, वो शेर शाह सूरी हुए, जिन्होंने हुमायूं को कई बार हराया और दिल्ली राज्य से भगा दिया था और खुद राजा बन गया था। आपको पता है ये। तो शेर शाह सूरी का जो टाइम पीरियड है वो 1540 से 1545 बहुत छोटा टाइम पीरियड है, लेकिन उसके पहले भी इन्होंने बहुत सारे काम अपने क्षेत्रों में किए थे। ठीक है, तो शेर शाह सूरी का जो बचपन का नाम था वो है फरीद। इसको शेर खां भी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने शेर को मार दिया था। और इनके पिता थे हसन जो कि सासाराम के जमींदार थे। बिहार में सासाराम पड़ता है, आज भी शेर शाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम में है, आप वहाँ पर जाके घूम फिर सकते हैं, वो अच्छा जगह है। तो ये कौन सा राज्य में पड़ता था, जौनपुर राज्य में पड़ता था। तो शेर शाह अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके झारखंड, बिहार और बंगाल के क्षेत्रों पर अधिकार करना शुरू कर दिया था। चूँकि दिल्ली में जो राजा हैं वो कमज़ोर हैं, तो अपने नुमाइंदे उन शासकों ने, जैसे खिलजी वंश ने, तुगलक वंश ने, लोधी वंश ने अपना जो है रखे थे बिहार में, बंगाल में। तो वो सभी लोग जो हैं अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे, क्योंकि सेंट्रल का जो राजा है वो कमज़ोर हो गया। अब ये जब कमज़ोर हो जाएगा तो जो ऑलरेडी पहले से जो कमज़ोर है
वो फिर क्या करेगा, फन मारेगा कि भाई मैं इससे अब बड़ा हो सकता हूँ। तो वैसा ही करता है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है। उनमें से एक शेरशाह सूरी भी थे। तो 1534 से 37 तक बंगाल अभियान चलाता है कौन, ये शेरशाह सूरी, ठीक है। और झारखंड के कई भागों का उपयोग करता है। क्लियर है। फिर ये क्या करता है, तेलियागढ़ के हिस्सों में भी अधिकार कर लेता है। तेलियागढ़ का किला याद है ना, साहिबगंज, है ना, साहिबगंज बंगाल का प्रवेश द्वार, उसी का बात कर रहा है ये, ठीक है। साहिबगंज का बात कर रहा है, तेलियागढ़ का किला। 1538 में रोहतासगढ़ के किले को फतह किया था। कब किया था, 1538 में रोहतासगढ़ के किले को भी जीत लिया था शेरशाह सूरी ने। ये सभी बातें समझ में आ गई, याद हो गई। अब ये झारखंड में जो है ना, नियंत्रण रखने के लिए, देखिए झारखंड भी अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र था, जंगल वाला एरिया है। तो कैसे आप यहाँ पर अपना अधिकार बना के रख सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, 2 राजधानियां झारखंड में बनाया। पहला बनाया दुमका और दूसरा बनाया बेनूसागर। इसके पहले हम लोग सत्सांग, गौड़ शासक सत्सांग के बारे में पढ़े थे, जहाँ पर देखे थे उन्होंने भी 2 राजधानी बना के रखा था, ठीक है। एक दुमका साइड में बना के रखा था, दूसरा पुरुलिया के आसपास बनाया था। थोड़ा सा नींद भी आ रहा है। चलिए आगे क्या है, मुस्लिमों का मार्ग जो है झारखंड के क्षेत्रों में प्रशस्त करता है। मुस्लिमों का मार्ग जो है झारखंड के क्षेत्रों में प्रशस्त करता है कौन, शेरशाह सूरी। यानी कि झारखंड का जो एरिया एक्सप्लोर नहीं हुआ था, उस एरिया को शेरशाह सूरी एक्सप्लोर करना चालू कर देता है। क्योंकि यह उड़ीसा जब जाएगा तो झारखंड से होके जाता है और झारखंड के जंगलों को साफ करते हुए जाता है। उन्हीं में से बेनूसागर भी जो है ये दोस्तों, ये वेस्ट सिंहभूम में है। कहाँ पर है, वेस्ट सिंहभूम में है। और ये वाला इलाका काफ़ी जंगल वाला इलाका हुआ करता था, और आज भी सबसे ज़्यादा जंगल आपको पता है वेस्ट सिंहभूम में ही है। आगे तो 1539 और 40 के युद्धों में मुगलों को पराजित करके दिल्ली सल्तनत में अधिकार कर लेता है। कौन कर लेता है अधिकार, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने क्या बनाया था, ग्रांड ट्रंक रोड, आपको याद होगा दोस्तों, ग्रांड, है ना, ट्रंक रोड। ये इन्हीं के समय में बना था, ठीक है, इन्हीं के समय में बना था। बाद में इसको बहुत सारे लोगों ने रिनोवेट किया, लेकिन शेरशाह सूरी जो है रोड कंस्ट्रक्शन करने में आगे थे, ठीक है। वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें बनाए थे इन्होंने, ठीक है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है ग्रांड ट्रंक रोड है। तो ये हमने देखा, कब से कब तक देखा, 1100 के बाद का जो टाइम पीरियड है उसको हमने देखा, और 1100 से लेके 1600 के बीच के टाइम पीरियड को हमने यहाँ पर पूरा कवर कर लिया। इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो आते नहीं हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, मतलब मैंने जितना बताया उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। इतना में ही आपका हो जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट मैंने बताया नहीं बताया वो देख लेता हूँ। वो जो, हाँ, यहाँ पर जो पॉइंट लिखा हुआ ना, ये वाला याद रखिएगा, पॉइंट नंबर 6। 1538 में चेरो वंश के राजा महाराज चेरो, है ना, शेरशाह के सेनापति थे ख्वास खां से हार जाते हैं, और एक सफ़ेद हाथी जिसका नाम रहता है श्याम सुंदर, उसको देना पड़ता है, ठीक है, उसको देना पड़ता है शेरशाह सूरी को। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चेरो वंश कहाँ था, पलामू में था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सफ़ेद हाथी का नाम श्याम सुंदर था। तो देखिए, कन्फ्यूजन मैं अभी भी कहूँगा, लास्ट टाइम भी कहूँगा कि आप कन्फ्यूजन ना रखिए अपने तैयारी को लेकर। आप अभी से ही लगे रहिए, धीरे धीरे करते रहिए। एग्ज़ाम जब सरकार को लेनी होगी ज़रूर लेगा। और जो भी पेंडिंग केस हैं हाई कोर्ट में जेएसएससी से रिलेटेड, है ना, वो भी क्लियर होगा दोस्तों, ठीक है। अब जिधर भी क्लियर हो, एक तरफ क्लियर हो जाना चाहिए, या फिर स्टूडेंट के पक्ष में जाए, है ना, और या फिर सरकार के पक्ष में जाए, लेकिन इसको जल्दी से सॉल्व कर लेना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आप मेरा चैनल को पसंद कर रहे हैं दोस्तों, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और मेरा मोटिवेशन को बढ़ाइए। क्योंकि झारखंड का कोई भी
सब्जेक्ट को पढ़ाना अपने आप में काफ़ी टफ है, क्योंकि इसके बारे में जानकारियाँ कम हैं और एग्ज़ाम का भी अता पता नहीं है। लेकिन हम लोग जब पैसेंस रख के पढ़ाते हैं तो आपको भी पैसेंस रख के पढ़ना है दोस्तों। ये मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक ये है, और फेसबुक में मैं प्रेम पंकज के नाम से जाना जाता हूँ दोस्तों। तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। माइक्रो स्टडी सेंटर जो चैनल है उसको आप यूट्यूब में फ्री स्टडी के लिए झारखंड जीके के लिए आ सकते हैं, और ज़रूर से ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय झारखंड, जय जवाहर।